हाँ मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोरिलेशन कंप्लीट किया था, उसके बाद रिग्रेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो रिग्रेशन देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, हम एक बार बता देते हैं रिग्रेशन हम लोगों ने क्या पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो ठीक रहेगा। रिग्रेशन में हमें क्या करना है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमें एक इक्वेशन दिया हुआ रहे, ठीक है, तो रिग्रेशन में बेसिकली हमें कभी एक्स का वैल्यू बोलेगा कि एस्टिमेट करके बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा, या फिर बोलेगा कि y का वैल्यू बताओ y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर मुझे x या y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मेरे पास अगर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन रहे तो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ एक्स का डिमांड का एस्टिमेट करना था हमें, अगर प्राइस 7 है, ठीक है, तो जिसको एस्टिमेट कर रहे हैं जिसके ऊपर डिपेंड करके, तो उस रेस्पेक्ट में वेरिएबल्स एक्स और वाई को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोला जाता था। ठीक है, जैसे कि देखो अगर हम लोग यहाँ पर एक्स डिमांड को एस्टिमेट करने वाले हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। ठीक है, कि वाई का वैल्यू सॉरी एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई। पहले ये अच्छे से समझना पड़ेगा, देखो एक्स का वैल्यू वाई के वैल्यू पे डिपेंड अगर करता है तो उसे बोलेंगे एक्स डिपेंड्स ऑन वाई। ठीक है, डिपेंड्स ऑन वाई। और अगर बाई चांस हम लोग एक्स के बेसिस पे वाई का निकालते हैं तो बोलेंगे वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। ठीक है, y डिपेंड्स ऑन x, इस तरीके से। तो x ऑन y इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको बोलते हैं y ऑन x। तो इस बेसिस पे हम लोग x ऑन y और y ऑन x दो इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इक्वेशन रेडीमेड है तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो अगर रेडीमेड हुआ तो x दिया हुआ है, x का इक्वेशन है, y निकाल लेंगे, y दिया हुआ है, x निकाल लेंगे। लेकिन अगर रेडीमेड नहीं है, हमें खुद से इक्वेशन बनाना पड़े, वो कब बनाना होता है, देखो अगर हमारे पास कोरिलेशन जो है वो परफेक्ट है तो हमारा लाइन जो है वो मतलब परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक है, तो उस पे हमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब हमारा जो पॉइंट्स है वो स्कैटर्ड होता है, इसमें भी मैंने दो चीज बताया था। देखो हम लोग का लाइन अपवर्ड हो सकता है कि डाउनवर्ड, वो डिपेंड करता है बी के वैल्यू पे कि स्लोप हमारा क्या होगा। देखो 2x+3y, यही इक्वेशन को जब मैंने यहाँ पर -2x किया था तो लाइन नीचे की तरफ, मतलब ये डाउनवर्ड हो गया था, मेरे वैल्यू के हिसाब से नीचे की तरफ है। बेसिकली लाइन हम लोग का ऐसे हो सकता है, या तो अपवर्ड या तो फिर डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड तब होता है जब मेरा बी का वैल्यू जो है माइनस है, जैसे यहाँ पर बी का वैल्यू -2 था, यहाँ पर अगर देखोगे तो बी का वैल्यू +2 था। तो ये एक चीज हम लोगों ने देखा था, और अगर वो चीज मैंने लिखवाया भी था। दूसरा है कि अगर हम लोगों के पास ये पॉइंट स्कैटर्ड है, ठीक है, तो हम लोग एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते हैं, तो हमें एक लाइन को एस्टिमेट करके बनाना पड़ता है। बीच में से ऐसे जाके ये जितने भी स्कैटर्ड पॉइंट है उसके बीच बराबर लगभग जितना मिडिल से हो सकता है उतने मिडिल से हमें एक लाइन को एस्टिमेट करना होता है। ठीक है, ये देखो एस्टिमेट करना होता है। और जब हम लोग एस्टिमेट करते हैं तो हम लोग ये चाहेंगे कि वो स्कैटर्ड पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा। और जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि एकदम डिस्टेंस रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, उसको हम लोग बोलते थे एरर और रेसिड्यू। ये हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एमसीक्यू में देखोगे तुम लोग क्वेश्चन आएगा कि एरर या रेसिड्यू किसे बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग इस तरीके से दो रिग्रेशन लाइन बना सकते हैं। रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, जब एक्स डिपेंड्स ऑन वाई होगा, वाई ऑन एक्स जब वाई डिपेंड्स ऑन एक्स होगा। और ये लाइन बनाने का जो मेथड है उसे लीस्ट स्क्वायर मेथड बोला जाता है। ठीक है, तो लाइन हम लोग का इस तरीके से होता है। एक केस में हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम रखना पड़ता है, एक में हमें वर्टिकल डिस्टेंस कम रखना पड़ता है। जैसे देखो वाई ऑन एक्स में क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस पॉइंट के साथ कम होगा, एक्स ऑन वाई में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम होता है। ठीक है, ये सब एमसीक्यू पर्पस के लिए, ड्रॉ व्रॉ कुछ नहीं देगा, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दिखाया था। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर आज जो है रिग्रेशन का कुछ फॉर्मूला और उस पे क्वेश्चंस ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पर अच्छा इसमें ना और एक चीज, ये जो इक्वेशन बना ना ये रेडीमेड नहीं है। इस ये जो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे ना एक्स ऑन वाई या फिर वाई ऑन एक्स, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंटेटिव इक्वेशन। तो कुछ पॉइंट्स जो है हम लिखवा देते हैं, इससे क्या होगा हमारे पास एक समरी रह जाएगा जिससे हमें एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं गैप, शो द गैप
between points and line will मिनिमम। ठीक है, जो भी हम लोग लाइन बनाएंगे उसमें पॉइंट्स और लाइन के बीच का गैप हमारा मिनिमम होना चाहिए, और जो इक्वेशन बन के रेडी होगा उस लाइन से उसे बोला जाता है टेंटेटिव इक्वेशन। और डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड एरर और रेसिड्यू। तो जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, मतलब ये देखो, ये हम लोग एस्टिमेट करके लाइन बना रहे हैं, ये हम लोग का ऑब्जर्व है, बना हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जर्व और एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच का जो गैप है उसे एरर या रेसिड्यू बोलते हैं, या फिर यहाँ पर सीधा अगर लैंग्वेज में बोले तो ये लाइन और पॉइंट्स के बीच में जो लाइन एस्टिमेट किया गया है, स्कैटर्ड पॉइंट के बीच से जो लाइन एस्टिमेट किया गया है, तो लाइन के साथ पॉइंट का जो डिफरेंसेस है उसे एरर या रेसिड्यू बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग का रिग्रेशन लाइन क्या क्या होता है। तो यहाँ पर रिग्रेशन लाइन लिखते हैं, जो दो रिग्रेशन लाइन है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जब हम लोग एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ y when x is given, तो जो रिग्रेशन इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं y on x, और इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है y माइनस वाई बार बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, और इधर लिखेंगे एस्टिमेशन ऑफ x, जब हमें x को एस्टिमेट करना पड़ेगा व्हेन y इज गिवन, अगर मुझे x को एस्टिमेट करना है तो ऑब्वियसली y का वैल्यू गिवन होना चाहिए, तो फिर मेरा क्या बनेगा, x डिपेंड्स ऑन y, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं x ऑन y, और इसका इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ये इक्वेशन बनेगा। ठीक है, और ये जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई है इसको बोला जाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसको बोला जाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसको बोलेंगे एक्स ऑन वाई वाला। ठीक है, और इसको बोलेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स। ठीक है, इसको, अच्छा, अब इसमें देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर हमें इस बेसिस पे क्वेश्चन दे दे तो हमारे पास देखो क्या होगा, हमें y को एस्टिमेट करना है, मतलब ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर ये तो हम लोग का क्वेश्चन मार्क रहेगा, फिर ये हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। y बार हमें पता है, ठीक है, पता है मतलब गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, हम लोग y बार निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमारे पास अगर y का डेटा होगा तो y बार क्या होता है, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा है समेशन x बाई एन, और x बार क्या होता है, x बार होगा समेशन x बाई एन। तो ये हम लोग को पता है यानी इसका फॉर्मूला पता है कि कैसे करके हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और बाई चांस अगर क्वेश्चन में ये दे दिया है तो ठीक है, ठीक है, अगर ये हमें दे ही दिया है डायरेक्टली तो उसका यूज कर लेंगे, नहीं तो हमें पता है कि इसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर x जो है वो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, क्योंकि हमें एस्टिमेट करना है व्हेन x इज गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये फॉर्मूला हमें पता है, इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और ये बी वाई एक्स, ये अभी हम लोग सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। सेम तरीके से x माइनस एक्स बार के केस में हम लोग को एस्टिमेट करना पड़ेगा x। ठीक है, तो हम लोग x का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ये हमें पता है कि कैसे फाइंड आउट करना है, हम लोग समेशन x बाई एन कर लेंगे, ये भी हमें पता है कि कैसे फाइंड आउट करना है, समेशन y बाई एन
कर लेंगे। y हम लोग को फाइंड आउट, ये हमें गिवन होगा, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। कहाँ गिवन होगा? क्वेश्चन में। ये कहाँ गिवन होगा? ये भी हम लोग का क्वेश्चन में ही गिवन होगा। और यहाँ पर bxy ये अभी देखेंगे कि कैसे करके फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, अब इक्वेशन को कैसे याद रखोगे कि कौन सा कब लिखना है? देखो, जब मेरा y ऑन x है, y ऑन x का मतलब y डिपेंड्स ऑन x है, तो y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सोच के देखो, मतलब ये हम एक तरीका बता रहे कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि किसी किसी को कंफ्यूजन होता है, ये x ऑन y में लिख देते हैं या गलत कर देते हैं। तो कैसे याद रखोगे? गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर मुझे y को एस्टिमेट करना है तो हमेशा जिसका वैल्यू निकालना होता है हम लोग उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तुम लोग देखोगे, जैसे कोई इक्वेशन बोला है 2y ऐसे दिया है y -5, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? 2 y इक्वल -5, तो 3y इक्वल -5, y इक्वल टू -5/3। तो जो निकालना होता है उसको नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। इधर y रख दिया तो गलत नहीं होता है, लेकिन रूल्स क्या है, नॉर्मली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है y, तो y हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और y के साथ y बार, y माइनस y बार, ये फिक्स्ड है। इधर x माइनस x बार। यहाँ पर देखो, जब मुझे x निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस x पर, इधर फिर ऑपोजिट आ जाएगा y माइनस y पर। ये एक ट्रिक है याद रखने का। अब यहाँ पर b होगा, इसमें भी किसी किसी का कंफ्यूजन यानी कि गलत हो जाता है कि by(x) लिखे कि bxy लिखे, भूल जाते हैं, रटने के बाद भी भूल जाते हैं। तो थोड़ा कुछ हम लोग टेक्निक लगा के याद रख सकते हैं, क्योंकि मेरा बोला है y डिपेंड्स ऑन x, ये इक्वेशन मेरा y डिपेंड्स ऑन x वाला है, तो y x होगा, और अगर x डिपेंड्स ऑन y है तो x y होगा। इस तरीके से याद रख सकते हो, या किसी और तरीके से तुम लोग को अगर याद रहता है वैसे भी रख सकते हो। हम इस तरीके से याद रखते हैं, इसलिए मैंने तुम लोग को बताया, ठीक है। ऐसे याद रखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। अच्छा, और ये हम लोगों ने देख लिया कि by(x) और bxy क्या है। ये जो इक्वेशन है ना, इसका अगर सिंपल सा इक्वेशन देखते हैं तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और ये इक्वेशन हो जाता है इस तरीके का। मतलब इसको अगर हम इस तरीके से, मतलब ये लिख के ही करना है, हम ये बता रहे हैं कि अगर हमारे पास नॉर्मली y वाला कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है तो हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू a प्लस bx, जो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन का है, और x इक्वल टू a प्लस by। तो यहाँ पर जो b है ना, वही यहाँ पर by(x) है, यहाँ का जो b है वही यहाँ पर bxy है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या करना है, bxy और by(x) को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो देखो, रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाय होगा वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएंस, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें फॉलो करना है, और इसी से हम लोग by(x) एज वेल एज bxy दोनों ही निकाल लेंगे। तो हम देखो, तुम लोगों से पूछ रहे हैं कैसे होगा। जैसे रिग्रेशन कोफिशिएंट हम लोग का दो है, एक है by(x), एक bxy। हम पहले लिख रहे हैं by(x), ठीक है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, कोवेरियंस ऑफ x, y, मतलब कॉफ ब्रैकेट में x, y। क्या ये हम लोगों ने पहले कहीं देखा है ना? हम लोग कार्ल पियर्सन कर रहे थे, वहां पर कॉफ देखा था, ठीक है, कि कैसे करके कॉफ को लिखा जाता है। तो कोवेरियंस ऑफ x, y को इस तरीके से डिनोट करते, कॉफ ब्रैकेट के अंदर x, y। यहाँ पर बोला है वेरियंस लिखना है, वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या लिखना है, वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अगर मेरा by(x) कोफिशिएंट है तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कौन है, x या y? क्योंकि y(x) का मतलब y डिपेंड्स ऑन x होता है, ठीक है। y(x) का मतलब y डिपेंड्स ऑन x, देख लो, इस तरीके से याद भी हो जाएगा, y डिपेंड्स ऑन x। तो अगर y डिपेंड ऑन x है तो इसमें इंडिपेंडेंट कौन है, उसी का नाम लिखना पड़ेगा। तो बोलो, यहाँ x लिखना है कि y लिखना है? तुम लोग बताओ, यहाँ x लिखना है कि y लिखना है? क्योंकि मुझे सिर्फ इंडिपेंडेंट x लिखना है, करेक्ट, क्योंकि इंडिपेंडेंट x है, बिकॉज हमारा नाम क्या है, y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंडेंट है, इसका मतलब हो गया। सेम तरीके से bxy में क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे कॉफ x, y, ठीक है, क्योंकि ऊपर कोवेरियंस आएगा, नीचे आएगा वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये है x डिपेंड्स ऑन y, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कौन हुआ, Y.
y हो गया, ठीक है, क्योंकि x जो है वो डिपेंड कर रहा है, तो जो डिपेंडेंट होता है वो थोड़ी ना इंडिपेंडेंट होता है। जो डिपेंडेंट है वो किसी पे डिपेंडेंट है, किस पे है, y x पे है, एक बार x y पे है। तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका, बाकी तो देखो याद ये रखना पड़ेगा तुम लोगों को, बिना याद रखे तो ये कर नहीं सकते हो, रटना तो पड़ेगा ही फॉर्मूले को, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक के साथ याद रखते हैं तो हम लोग गलत नहीं लिखेंगे और याद करने में कम एफर्ट लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा ट्रिक के साथ याद रखना चाहिए। चलो अभी जितना किया है उस पे तुम लोग को एक क्वेश्चन करवाते हैं, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। देखो हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन 17.15 फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें दो रिग्रेशन इक्वेशन निकालने बोला है। रिग्रेशन इक्वेशन दो ही होता है, एक होता है x डिपेंड्स ऑन y, एक होता है y डिपेंड्स ऑन x, ठीक है। और हम लोग को बोला है हेंस इसके बाद एस्टिमेट करना है y का वैल्यू व्हेन x इज 13 एंड एस्टिमेट करना है x का वैल्यू व्हेन y इज 15, यानी दोनों इक्वेशन बनाना है, दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज को पुट करके हमें आंसर निकाल के देखना, ठीक है। चलो एक पूरा क्वेश्चन ही हमें मिल जाएगा, इसमें दोनों इक्वेशन ही बनेगा 17.15, ठीक है। अब इसमें x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो x का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 2 4 5 5 8 10, 2 4 5 5 8 और 10। y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखते हैं। y का वैल्यू दिया हुआ है 6 7 9 10 12 12, 6 7 9 10 12 12, ठीक है। हम लोग को दो इक्वेशन निकालना है, हम लोग को निकालना है x ऑन y और y ऑन x, दोनों इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो x ऑन y जो है, x ऑन y जो है उसका इक्वेशन क्या होगा, तो x डिपेंड्स ऑन y, मतलब मुझे x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे, x माइनस एक्स बार, यहाँ पर इधर फिर ऑपोजिट वाला y माइनस वाई बार। देखो ऐसे तुम लोग भी कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ट्रिक रख के करोगे तो याद हो जाएगा। अब x ऑन y है तो ये वाला bxy होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने सही लिखा है कि नहीं। x माइनस एक्स बार होने से bxy होगा, एस्टिमेशन ऑफ x, ये x ऑन y हो गया, एस्टिमेशन ऑफ x, ठीक है, क्योंकि x डिपेंड्स ऑन y है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग को इस इक्वेशन को पूरा करने के लिए क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, x तो हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा, x बार निकालना पड़ेगा, bxy निकालना पड़ेगा, और y जो है वो हमें गिवन होगा और हम लोग को y बार जो है वो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले x बार और y बार निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो हम देखो ये क्योंकि छोटा सा डेटा है, हम ना लाइन बाय लाइन लिख के नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा जो है शॉर्टकट दिखा रहे हैं। तुम लोग भी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को शॉर्टकट में कर सकते हो। देखो मुझे एक समेशन x चाहिए, समेशन x मिलेगा तो x बार मिल जाएगा, और समेशन y चाहिए तो मुझे y बार भी मिल जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, ऐसे यहाँ पर कैलकुलेटर पे ही ऐड करके हम दिखा देते। तुम लोग भी अपने कैलकुलेटर पे इसको ऐड कर लो, ठीक है। तो 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 18, ये हो गया 34, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग का 34 आ गया। अच्छा वाई बार कितना हो जाएगा, 6 प्लस 7, 6 7 9 10 12 12, 6 7 9 10 12 12 यानी 24, तो ये हम लोग का 56 आ गया, ठीक है। अच्छा इससे हम लोग x बार निकाल सकते हैं, तो x बार कितना होगा 34 बाई 1 2 3 4 5 6, और ये y बार हो जाएगा 56 बाई 6। तो देखते हैं कितना आंसर आता है, 9.333 ऐसे आ रहा है, ठीक है, 9.333 ऐसे आ रहा है। हम लोग 34/6 ऐसे भी रख सकते हैं, देखो पॉइंट में भी ला सकते हो या फिर डायरेक्टली ऐसे भी रख सकते हो। चलो हम लोग इसको ऐसे जो है रख के ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको फाइंड आउट नहीं कर रहे तो इस तरीके से ही रख के करते, बाकी पॉइंट में भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों तरीके से ही हो जाएगा। अच्छा अब एक्स बार हमें पता चल गया, एक्स बार है 34/6 और y बार है 56/6, और हम लोग को क्या निकालना है bxy, ठीक है। तो bxy के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, तो हम लोगों ने अभी देखा bxy का फॉर्मूला होता है cos ऑफ x, y डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर x डिपेंड्स ऑन y है तो वेरिएंस ऑफ y होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग का क्या है y है, ठीक है। अच्छा अब
वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग को कॉफ का फॉर्मूला, तो कॉफ फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी कार्ल पियर्सन में पढ़ चुके हैं, एक्स वाई बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन, ठीक है। तो देखो अभी फॉर्मूला लेकिन बढ़ेगा, फॉर्मूला ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन प्रीवियस फॉर्मूले से ही हो रहा है, तो प्रीवियस प्रैक्टिस नहीं करने से फिर नहीं समझ में आएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा समेशन वाई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। अब ये पुट करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसमें से मुझे क्या नहीं पता, समेशन वाई बाई समेशन एक्स बाई एन मुझे पता है, समेशन एक्स बाई एन 34/6, समेशन वाई बाई एन है 56/6, ठीक है। और यहाँ पर समेशन यहाँ पर देखो समेशन वाई बाई एन 56/6 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे एक समेशन वाई स्क्वायर भी निकाल लेना चाहिए, तब जाके मेरा आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर एक समेशन वाई स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर पे ही हम निकाल लेते हैं। देखो कैलकुलेटर पे यहाँ कैलकुलेट करके दिखाते हैं। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ओरली हो रहा है तो हम कर दे रहे हैं, ठीक है, बाकी तुम लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। 81, 10 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 144, तो ये आंसर आ गया 5555, ठीक है। तो 554/n मतलब 6, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, समेशन एक्स वाई निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ना समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, जो दूसरे वाले इक्वेशंस के लिए चाहिएगा। अब यहाँ पर समेशन एक्स वाई निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे, देखो वो भी कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। पहले 2 × 6 कितना हो गया 12, ठीक है। 4 × 7 28, 5 × 9 45, 5 × 10 50, 12 × 8 96 प्लस 10 × 12 120, तो ये हो जा रहा है 351, ठीक है, 351। तो यहाँ पर लिखेंगे 351 डिवाइडेड बाई 6। अब इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आंसर आता है। तो बी एक्स वाई का आंसर कितना आ जाएगा, तो अब देखते हैं कितना हो रहा है। 351 डिवाइडेड बाई 6 58.5 माइनस 34 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 36, तो ये आ गया 52.888 ऐसे आ रहा है, तो हम यहाँ पर 52.89 लिख देते हैं। 554/6 92.33 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 6 9.333 टू टाइम्स है, या फिर ऐसे कर सकते 56 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 36 87.1। देखते हैं कितना आंसर आता है। मैंने पॉइंट के बाद सभी जगह पे 2 डिजिट लिया हुआ है। 87.11 माइनस 92.33 ऐसे लिख लेते हैं। 58.5 माइनस 52.89, 5.61 डिवाइडेड बाई 92.33 माइनस 87.11, 5.2, 5.61 divided by 5.2, 1.0747, 1.0747 ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये हम लोग का बी एक्स वाई आ गया 1.0747, ये मैंने 4 डिजिट लिया है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं इक्वेशन हम लोग का क्या बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशंस करते हैं, चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। x माइनस 34/6, इसको कर ही लेते हैं। 34/6 5.67 ऐसे लिखो। 1.0747 माइनस 56/6 9.33
9.33 ये हो जाएगा, ठीक है। ओ अच्छा, इसमें ये मल्टीप्लाई भी होगा, देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ y, और ये मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये वैल्यू इनटू इसमें हो जाएगा 1.0747। अब देखते हैं कितना आ रहा है। 10 पॉइंट, ये आ जाएगा 10.0305, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग यहाँ पर x रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बोला है x डिपेंड्स ऑन y, x इधर रहेगा, बाकी डेटा इधर चला जाएगा। तो 1.0747y माइनस 10.0305 प्लस 5.67, देखते हैं कितना आता है। 1.0747y माइनस 10.0305 माइनस 5.67, तो ये आ रहा है 4.3605, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया। अब हमें एस्टिमेट करना है x का वैल्यू, तो देखते हैं x का वैल्यू क्या, कितना एस्टिमेट, मतलब y गिवन होना चाहिए। देखो बोला है हेंस एस्टिमेट x व्हेन y इज 15, ठीक है। एस्टिमेट x तब करना है व्हेन y इज 15। y अगर 15 है तो x कितना होगा, व्हेन y 15 x इक्वल कितना होगा, ठीक है। तो y के वैल्यू में 15 पुट कर दो, तो x पता चल जाएगा कितना होगा। -4.3065, 1.0747 इंटू 15 -4.3065, तो ये आ गया 11.814, ऐसे आया है, देखते हैं। 11.814, देखते हैं मैच हुआ कि नहीं एक्स का वैल्यू, मतलब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। 11.75 आया है और मेरा आया है 11.81। वो देखो अप्रोक्सीमेशन की वजह से शायद चेंज हुआ होगा, देख लेते हैं। देखो इनका भी 4.3601, मेरा भी आया 4.303601, मेरा आया है 30। अच्छा, इतना डिफर कर गया, देखते हैं क्यों इतना डिफर किया। क्या मैंने कैलकुलेशन में कुछ इधर उधर कर दिया क्या? ठीक है, देख लेते हैं एक सेकंड। यहाँ पर देखते हैं इन्होंने कितना लिया है, वन मैम पॉइंट सही जीरो क्या आपने वो आपने नेक्स्ट पहले वाले स्टेप में 3605 ही लिखा है, दूसरे वाले में आपने 3065 लिख दिया गलती से ओ शायद। अच्छा अच्छा, ये वाला ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसमें सही था, उसमें सही था, नेक्स्ट वाले में गलत हो गया। 3605, अच्छा यहाँ गलत, सही है। 1.0747 इंटू 15 माइनस 4.3605, 11.76, 11.76, अच्छा 11.76, ऐसा ही था इनका भी 11.75, ठीक है, इतना चलेगा क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो देखो टाइम टेकिंग है, क्या ऐसा हमें एमसीक्यू में देगा? देखो इतना बड़ा तो नहीं देता है, लेकिन एक बार बेस बनाने के लिए हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला भी याद नहीं होगा। हम लोगों ने एक्स डिपेंड्स ऑन वाई इक्वेशन पहले निकाला, फिर हम लोगों को क्वेश्चन में जो वैल्यू एस्टिमेट करने दिया था y का 15 होने से x कितना होगा वो निकाला। अब सेम तरीके से हम लोग को फाइंड आउट करना है y ऑन x वाला इक्वेशन, ठीक है। तो देखो एक तो तुम लोगों ने देखा, अभी खुद से निकालने का कोशिश करो y ऑन x इक्वेशन कैसे निकालोगे। सबसे पहले y ऑन x मतलब y डिपेंड्स ऑन x, y का वैल्यू निकालना है। तो y इधर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, इधर y है तो ऑपोजिट साइड में x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा बी वाई एक्स, ये जैसा है ना यहाँ वैसा ही लिख देना है। तो वाई बार अभी देखो थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि वाई बार वगैरह हमें पता है। वाई बार ये लिख लेते हैं डायरेक्टली 5.6, ये वाला वाई बार 10.0305 डायरेक्टली लिख लेते हैं 10.0305। यहाँ पर बी बाई एक्स निकालेंगे और एक्स माइनस एक्स बार है 5.67,
अच्छा, अब हमें निकालना है b बाई एक्स, ठीक है। तो b बाई एक्स को यहाँ पर निकाल, b बाई एक्स कितना होगा, तो b बाई एक्स में वही cos x कॉमा वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ एक y डिपेंड्स ऑन x, तो वेरियंस ऑफ x निकलेगा, ठीक है। cos xy कितना आएगा, cos xy का फॉर्मूला यही वाला लगेगा, समेशन xy डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन x बाय n इनटू समेशन y बाय n डिवाइडेड बाय यहाँ पर समेशन x का स्क्वायर बाय n माइनस समेशन x बाय n का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर वैल्यूज को लिखते हैं। तो देखो ये हम लोग का सेम वही वैल्यू आ जाएगा, तो ये कैलकुलेट करके 5.61 आएगा, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली लिख देते हैं और बार बार नहीं लिख रहे क्योंकि ये सेम वैल्यू आएगा। अब समेशन एक्स का स्क्वायर बाई एन, तो हम लोग को एक्स का स्क्वायर का टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर निकालते हैं, 4 + 16 + 25 + 25, ठीक है। तो 4 + 16 + 25 + 25 यानी 50, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 234। ये हो जाएगा 234 डिवाइडेड बाई 6, 234 लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 234 आया डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, और लिखना है हम लोग को समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, मतलब समेशन एक्स मतलब 34/6 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कितना आंसर आएगा। 5.61 डिवाइडेड बाई 34/6, 34/6 5.66 इसका होल स्क्वायर, या फिर ऐसे कर लेते 34 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 36, तो ये आ गया 32.1 और 234/6 39, 39 माइनस 32.11 6.89, 5.61 6.89 0.814, 0.8142, 4 डिजिट किया 0.814। अच्छा, अब यहाँ पर पुट कर देते हैं 0.8142, तो y इक्वल y माइनस 10.0305 0.8142 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.8142 इंटू 5.67 4.616, 4 डिजिट लिखेंगे 4.6165। अच्छा, अब ये हो गया y 0.8142x माइनस 4.6165 प्लस 10.0305 0.8142x प्लस 4.6165 प्लस 10.0305 5.41, ये इक्वेशन बन गया। अब हम लोग को एस्टिमेट करना है y का वैल्यू, जब x का वैल्यू कितना दिया हुआ है चेक करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बता दें, देखो यहाँ पर बोला है when x is 13, y फाइंड आउट करना है, y इक्वल कितना होगा when x जो है वो 13, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे 5.41, तो इंटू 13। अच्छा, ये लिखा हुआ 8.142 इंटू 13, 0.8142 इंटू 13 प्लस 5.41,
15.99 ऐसे आ रहा है, 15.99। देखते हैं क्या आंसर है। 15.99 मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वाला है, ये कहाँ पे? ये निकाला गया 5.6, ये समेशन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is given by 4 पॉइंट, ये आ रहा है 4 पॉइंट द एस्टिमेशन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। हम लोगों ने भी क्या निकाला, y on x ही निकाला है, ठीक है। y on x में y का आंसर आ रहा है 15.9। हाँ ये देखो 15.30 ऐसे आया है। एक बार देखते हैं कितना चेंजेस है। 4.7178, 4 तो काफी अलग है। 0.8145, 8142 है मेरा, ठीक है, इंटू 30, वो ठीक है। लेकिन ये काफी चेंज दिख रहा है मुझे, 4.71 आना चाहिए, मतलब ये 5.44 जो है ये कुछ गलत आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं, एक सेकेंड रुको, देखते हैं क्या गलत लिख दिया है मैंने। ये y ऑन x, ये शायद मैंने गलत लिख दिया है। तो y माइनस वाई बार, वाई बार कितना है, y बार, हाँ यहाँ पर ही गलत किया होगा। 56/6, 56/6 कितना होता है, तो ये लिख दिया ना, ये मल्टीप्लाई करके था, इसी वजह से गलत हो गया। ये देखो वो मल्टीप्लाई करके आया था ना, 56/6, ये हम लोग का आएगा 9.33। ये थोड़ा सा गलत हो गया, 9.33 वाई बार। यहाँ पर क्या गलत हुआ ना, ये सही लिखा हुआ, ये एक्चुअली मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है इसके साथ इसको, इस वजह से गलत आ गया। मुझे तो सिर्फ वाई बार लिखना था, तो वही वैल्यू पुट कर दिए, इस वजह से गलत आ गया 9.33। अब नेक्स्ट इसको ठीक करेंगे। ये इधर 9.33, 9.33, तो यहाँ पर हो जाएगा 9.33 माइनस 4.6165, 4.7135, 4.7135, 0.8142 इंटू 13 प्लस 4.7135, 15.29, 15.29 ऐसा, 15 ये रहा 29, ये यहाँ 30 आ रहा है, वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से, वो ठीक है। 30 हम लोग भी लिख सकते हैं, 2981 आया है तो हम लोग भी 30 लिख सकते हैं, ठीक है। वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से आया, लेकिन इतना चेंजेस नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है आंसर के साथ, क्योंकि हम लोग कैसे डिजिट ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो 17.15 से क्या हुआ, ये क्वेश्चन करके हमें बी वाई एक्स बी एक्स वाई का फॉर्मूला भी थोड़ा याद हो जाएगा, इक्वेशंस का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, और कब क्या पुट करना है वो भी हमें याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है ना, आर एक्स वाई का हम लोगों ने अभी जो आर एक्स वाई बोल रहे हैं, अभी हम लोगों ने बी एक्स वाई का जो फॉर्मूला देखा है, इसके अलावा भी एक फॉर्मूला होता है, अप्लाई करना है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। तो देखो जैसे हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं, जैसे हम लोग को पता है कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो स्मॉल आर एक्स वाई, वो कैसे होता है, कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ऐसे एस डी भी लिख सकते हैं, सिग्मा भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से अगर हम लोग ऐसे लिखे, देखो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कॉफ एक्स कॉमा वाई इक्वल हो जाएगा आर एक्स वाई इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, ठीक है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, देखो डिराइव करना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा डिराइव करने से फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का जो मैंने बोला नया फॉर्मूला इसी डिराइवेशन से बनेगा, जैसे कि देखो कॉफ, ये होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या फॉर्मूला सीखा था, कॉफ एक्स कॉमा वाई, और नीचे हो जाएगा वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स डिपेंड्स ऑन वाई है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई हो गया।
अब यहाँ पर हम लोग कॉप की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ वाई को हम लोग लिख सकते हैं एस डी ऑफ वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस का मतलब क्या होता है एस डी का स्क्वायर, ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या कैंसिल आउट होगा, ये एस डी वाई का स्क्वायर ये 2 बार है ये 1 बार है, तो ये एक बार कैंसिल आउट होके यहाँ पर सिर्फ एस डी वाई बचेगा, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो बी एक्स वाई का एक ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन डिराइव करने से क्या होगा तुम लोग को भी आसानी से याद हो जाएगा कि कैसे करके ये कैलकुलेशन होके निकला था। सेम तरीके से बी वाई एक्स का भी दिखाते हैं। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है, जो भी हम लोगों ने सीखा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई यानी कॉव एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो इंडिपेंडेंट कौन है एक्स, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉव का वैल्यू जो है ये हो जाएगा हम लोग का आर एक्स वाई इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस मतलब हो जाता है एस डी का स्क्वायर, तो इससे हम लोग नया फॉर्मूला क्या डिराइव कर सकते हैं आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई हो जाएगा, देखो इसके साथ ये कैंसिल आउट होके एस डी ऑफ एक्स बचेगा, एस डी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, एस डी ऑफ एक्स ये दिखेगा, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। तो देखो हम डायरेक्टली भी ये लिख सकते थे, लेकिन ये ना कोई नया फॉर्मूला है ही नहीं, अभी हम लोगों ने जो सीखा ना उसी से ये डिराइव हुआ है, तो अगर थोड़ा सा ये दिमाग में हम लोग रख लेते हैं कि कैसे ये डिराइव हुआ है, तो अगर मतलब एग्जाम में बाई चांस अगर भूल जाते हो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इस तरीके से फाइंड आउट कर ही लोगे। प्रोसेस नहीं पूछेगा, कंफर्म है प्रोसेस नहीं पूछेगा, एमसीक्यू में कैसे प्रोसेस पूछ लेगा कि कैसे करके हुआ है, लेकिन ये भी हमें याद रखना है, क्यों, क्योंकि हमें कैसा क्वेश्चन दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके आंसर देना होता है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कर सकते हैं। अच्छा इसके पहले ये क्वेश्चंस करवा देते एक बार, उसके बाद वो वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे। बोला है मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर गिवन एज, मैथ्स और स्टैट का मार्क्स दिया है, फाइंड द रिग्रेशन लाइन, हमें बोला है फाइंड आउट करो रिग्रेशन लाइन when marks of students in mathematics are 90, what are his most likely marks in statistics। अच्छा बोल रहा है कि जब मैथमेटिक्स का मार्क्स 90 होगा तो स्टैटिस्टिक्स का मोस्ट लाइकली मतलब स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स क्या होना चाहिए, बेसिकली यही पूछ रहा है। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि देखो अगर हम लोग को मैथ्स का वैल्यू दिया हुआ है, स्टैट का वैल्यू एस्टिमेट करना है, मतलब मैथ्स का हम लोग को एक वैल्यू दिया हुआ है 90, ठीक है, ये इतने सारे वैल्यू में एक 90 भी दिया हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू पूछा है, और पहले वैल्यू को अगर एक्स और दूसरे को वाई मानते, क्योंकि नॉर्मली वही होता है क्वेश्चन में पहला जो दिया हुआ रहता है हम लोग उसे एक्स मानते हैं, दूसरे वाले को वाई माना जाता है। तो मुझे एक चीज बताओ कि तुम लोग को कौन सा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स, कि दोनों ही बनाना पड़ेगा, बोलो कौन सा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, पहले ये बताओ दो बनाओगे कि एक बनाओगे, उसके बाद कौन सा बनाओगे वो पूछेंगे, बोलो। मैम एक ही बनाएंगे। एक ही बनाएंगे क्योंकि एक ही वैल्यू पूछा है। अब कौन सा इक्वेशन बनाना पड़ेगा वो तो कौन किस पे डिपेंड है उसके ऊपर जो है ये हो रहा है, ठीक है, तो मुझे बोलो कौन सा इक्वेशन बनाना। बी वाई एक्स, y ऑन x, इसका मतलब है y डिपेंड्स ऑन x, हाँ क्योंकि हम लोग अगर इसको x माने हैं मैथमेटिक्स, तो y का वैल्यू स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू मैथ्स के 90 के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जिसको मैथ्स में 90 मिला है उसको क्या मिलेगा, तो ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। हो सकता है छोटे से एमसीक्यू में पूछ ही ले कि ये सिचुएशन है, तो तुम लोग को कौन सा एमसीक्यू जो है सॉरी कौन सा एमसीक्यू बोल रहे हैं
कौन सा इक्वेशन जो है वो तुम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो वो भी फाइंड आउट करने आना चाहिए। इसीलिए मैंने अलग अलग समझाया कि डिपेंड्स ऑन का मतलब क्या होता है। तो x है, ये y है, अगर हम लोग ऐसे मान रहे हैं, और वही मानना चाहिए पहले डेटा को x, तो तुम लोग को यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा y डिपेंड्स ऑन x, मतलब y ऑन x वाला इक्वेशन। ठीक है, तो बना के देखो। 17.16, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लो। 17.16, इसमें हम लोग को बनाना है y डिपेंड्स ऑन x, यानी y ऑन x का इक्वेशन। बोलो y ऑन x का इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो हम लोग को y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जो फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में फिक्स हो गया तो ऑपोजिट वाला इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, b y ऑन x है तो यहाँ yx हो जाएगा। ठीक है, इस मैम बी तरीके से वाई एक्स। हाँ byx हो जाएगा। अब हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करके फाइंड आउट होगा। यहाँ पर y बार निकालना पड़ेगा, तो डेटा दिया हुआ है मैथ का और स्टैट का, इसको हम x मान रहे, इसको हम y मान रहे। ठीक है, अब डेटा जो है वो है 80 75 76, 80 75 76, 69 70 85, 69 70 85, 69 70 85 72 68, और स्टैट का है 85 65 72, 85 65 72 68 67 88। क्योंकि थोड़ा डिजिट मतलब हेवी अमाउंट का है इसलिए हम लिख लिए, क्योंकि इसको ओरली डायरेक्टली करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करके देना है, बोला है कि अगर मैथ्स में किसी को 90 मिला है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, अलग से लिख रहा है। अगर मैथ्स में किसी को 90 मिला है तो उसको स्टैट में कितना मिला होगा ये हमें फाइंड आउट करके देना है। तो इसका मतलब हम लोग को जो है x का वैल्यू गिवन है, हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। y बार निकालेंगे सबसे पहले, तो y बार कैसे निकालेंगे, y का टोटल करेंगे। समेशन y निकालने से y बार आ जाएगा, समेशन x भी निकालना पड़ेगा, तो टोटल करेंगे। ठीक है, तो टोटल करके देखते हैं कितना आता है। तुम लोग भी करो, ताकि अगर गलत हुआ तो मुझे बता सकते हो कि हाँ गलत हो रहा है, या फिर कोई भी मिस्टेक हुआ तो तुम लोग बता दो मुझे। 67 88 80 और 7, तो ये 595 आया। y बार हो जाएगा 595 डिवाइडेड बाय जितने सारे वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 595 बाय 8, 74.375। ठीक है, एटलीस्ट इसको देख लेते हैं, एक बार मैच करते हैं 595 बाय 8 होगा कि नहीं। हाँ 595 तो आ रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे एक्स बार का टोटल। तो एक्स बार, तो इसको टोटल करते हैं। 80 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 69 प्लस 70, 85 72 प्लस 68। ये नहीं लेना है, ये तो क्वेश्चन है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए दिया। अच्छा, तो इसमें हम लोग का आंसर कितना है, 595। इसमें भी 595 आएगा, हाँ दोनों में 595 आएगा। ठीक है, इसमें भी अगर 595 आएगा तो फिर एक्स बार भी हम लोग का उतना ही होगा जितना वाई बार, क्योंकि 8 वैल्यूज तो इसमें भी है। 74.375 ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर वाई बार का वैल्यू पुट कर लेते हैं 74.375। ये वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है 90 माइनस एक्स बार 74.375। ठीक है, और बी वाई एक्स हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकालते हैं। बी वाई एक्स हो जाएगा कॉफ एक्स कॉमा वाई
अच्छा, अब तो अगर तुम लोग सोच रहे हो क्या हम लोग ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, हाँ इसको भी कर सकते हो, आर एक्स वाई एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई, लेकिन इसमें ज्यादा मेहनत है, ठीक है, क्योंकि एस डी ऑफ एक्स अलग निकालोगे एस डी ऑफ वाई, फिर ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्यों सीखा है, जहां पर ऐसा क्वेश्चन होगा वहां इसका अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हमेशा ये वाला करेंगे, इससे जल्दी होगा, उससे भी फाइंड आउट होगा, लेकिन उसमें तुम लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो y डिपेंड्स ऑन x, तो ম্যাম यहाँ ম্যাথসে তো টোটাল 9টা মানে n এর ভ্যালু তো 9 হবে মনে হয়, কারণ 9টা ভেরিয়েবল ছিল। তো সমানই থাকবে, আলাদা তো হবে না। এটা তো কোয়েশ্চেন, তুমি কভার করে দিয়েছো। এটা কোয়েশ্চেন, এটা কোয়েশ্চেনটা, এটা আমি কভার করেছি কোয়েশ্চেনটা বোঝাবার জন্য, আমার তো সামসটা তো এতটাই, আচ্ছা ম্যাম 90টা দিয়ে দিয়েছে সামনে। আমি কভার করে দিয়েছি, তাহলে মানে একটু ও আগেও আচ্ছা বললাম এই কথাটা, এক্ষুনি রিপিট। আচ্ছা আচ্ছা ওকে ম্যাম। summation x y divided by n minus summation x by n summation y by n। वेरिएंस अब क्या लिखना पड़ेगा, y डिपेंड्स ऑन x, ठीक है, तो फिर इंडिपेंडेंट x है तो वेरिएंस ऑफ x जाएगा, मतलब समेशन x का स्क्वायर बाय n माइनस समेशन ऑफ x बाय n का होल स्क्वायर। अच्छा, अब समेशन x बाय नहीं निकाला है अभी तक हम लोगों ने, निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 595/8, 595/8, समेशन x का स्क्वायर निकालेंगे, अभी तक नहीं निकाला है, n तो 8 होगा, समेशन x बाई n 595/8 का होल स्क्वायर, और एक्स वाई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो एक्स वाई निकालेंगे यहाँ पर, एक्स वाई और उसका समेशन। अच्छा, एक्स वाई देखते हैं कितना होगा, 80 इंटू 85, तो ये हो गया 6800। अच्छा, इसको हम मेमोरी प्लस करते हुए जा रहे हैं ताकि मेरा जल्दी हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले मेमोरी जो भी है उसको हटा देते हैं, यहाँ नथिंग सेव्ड इन मेमोरी हो गया, प्लस कर दिया, अब हम लोग 75 इंटू 65, तो ये आ गया 4875, 4875, इसको भी ले लेंगे मेमोरी में, 76 इंटू 72, 547, 69 into 68, 49469, memory plus 70 into 67, 4690, memory plus 85 into 88, 7480, memory plus 72 into 80, 5760, memory plus 68 into 70, 4760, memory plus memory recall 44529, सही हुआ हो बस, 44529, इसका ना यहाँ पर नहीं मिलेगा, इन्होंने कुछ अलग मेथड से इसको कर रखा है, वो डेविएशन मेथड से, ठीक है, उसमें थोड़ा वैल्यूज कम आएगा, लेकिन हम लोग अलग अलग इतना सारा मेथड नहीं सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन वैसे भी वैलिड नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली कर लेंगे। तो ये देखो मैंने ऐसे कर लिया है, देखते हैं सही, आई होप कि सही हुआ होगा, तुम लोग भी एक बार चेक करके देखो। ये ओ मैंने एक्स के स्क्वायर में लिख दिया, तो ये इधर होगा 44529 डिवाइडेड बाई 8, और x का स्क्वायर का टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे x का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर 6400, 75 का स्क्वायर 5625, 76 का स्क्वायर 5776, 69 का स्क्वायर 4761, 70 का स्क्वायर 4900, 85 का स्क्वायर 7225, 72 का स्क्वायर 5184,
8 का स्क्वायर 4624 4624 प्लस 5184 प्लस 7225 प्लस 4900 4761 प्लस 5776 प्लस 5625 प्लस 6400 44495 44495। अब देखते हैं कितना आंसर। 44495 डिवाइडेड बाय 8 5561.875 595 into 595 divided by 64 5531.6406। अच्छा 595 ये वाला भी उतना ही होगा 5531.6406 क्योंकि ये और ये सेम है। अच्छा इधर हो गया 44529 डिवाइडेड बाय 8 5566.125 माइनस 5531.6406 34.4844 5561.875 माइनस 5531.6406 30.2344 डिवाइड करके देखते 34.4844 डिवाइडेड बाय 30.2344। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1.1405 1.1405 5 नहीं लेके इसको 6 ले लेते हैं क्योंकि उसके बाद 5 के बाद 6 है 1.1406 देखते हैं कितना आ गया 1.1406 y माइनस 74.375। अच्छा ये माइनस कर लेते हैं 90 माइनस देखते कितना आएगा 90 माइनस 74.375 जितना भी आया इनटू ये वाला वैल्यू 1.1406 17.82187 मतलब 9 लिख सकते हैं। तो y इक्वल हो जाएगा 74.375 प्लस 17.8219 प्लस 74.375 तो 92.19 ऐसा आया है 196875। देखते हैं क्या आंसर है 92 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हाँ अप्रोक्सीमेटली वही लिखा है देखो 92.1969 तो 92 आंसर आ गया। ठीक है तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा मेनली देखो एक तो फॉर्मूला याद होना जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं एमसीक्यू में भी लगेगा। अभी एमसीक्यू भी करवाएंगे क्यों नहीं करवाएंगे वहां पर देखोगे फॉर्मूला याद होना जरूरी है और उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है अब ये देखो हम लोग का 17.16 वाला भी मैच हुआ। अब 17.17 वाला देखो ये भी अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है तो इसमें क्या बोला है देखो इसमें बोला है द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू मीन एंड एसडी ऑफ द प्राइजेस ऑफ टू शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट में दो शेयर्स का प्राइस जो है क्या हाँ देखो स्टॉक मार्केट में जो है दो शेयर्स का प्राइस हमें दिया है दो कंपनी के शेयर्स का प्राइस कंपनी ए और कंपनी बी। ठीक है जिसमें देखो कंपनी ए का मीन मतलब क्या होता है बार। जैसे कंपनी ए को अगर एक्स मानोगे कंपनी वाई को बी मानो। ठीक है तो ये एक्स बार मीन और ये वाई बार। अच्छा एसडी मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई हमें गिवन है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द शेयर प्राइसेस 0.48। इसका मतलब क्या है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब क्या होता है। कोरिलेशन इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे RXY चार आर एक्स वाई स्मॉल आर एक्स वाई। ठीक है
चार मेथड था, स्कैटर जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं था, उसके बाद सबसे फेमस कार्ल पियर्सन जो कि RXY, उसके बाद रैंक वाला, रैंक बोल ही देता है, स्पेयरमैन R ऑफ कैपिटल R, और एक था हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो है हम लोग का कॉन्करेंट डेविएशन। तो नाम से ही पता चलेगा, जब कुछ नहीं बोलेगा तो कार्ल पियर्सन, ये दिया हुआ है। अब हम लोग को बोला है फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर A कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्राइस ऑफ 60 ऑफ शेयर्स B। मतलब अगर कंपनी बी का शेयर का प्राइस 60 है तो कंपनी ए का शेयर का प्राइस कितना होगा, ये फाइंड आउट करने बोला है। एंड ऑल्सो द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर बी फॉर द प्राइस ऑफ 50 ऑफ शेयर ए। और बोल रहा है कि कंपनी बी का शेयर का प्राइस कितना, शेयर का प्राइस अगर 50 है तो उस टाइम पे ए का, कंपनी ए का शेयर का प्राइस कितना होगा। तो पहले बोलो इसमें हमें कौन से दो इक्वेशन निकालने पड़ेंगे, कैसे समझोगे कि रिग्रेशन का क्वेश्चन, अभी तो टॉपिक पढ़ रहे हो तो समझ जा रहे हो। यहाँ पर बोला है ना, देखो ये वैल्यू निकालो अगर ये ऐसा है, वो वैल्यू निकालो अगर वो ऐसा है, ठीक है। तो एस्टिमेट करने बोल रहा है वैल्यू को। अच्छा पहले मुझे बताओ यहाँ पर कौन से इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, क्या एक ही बनेगा कि दो बनाना पड़ेगा? दो बनाना पड़ेगा। हाँ, एक्स ऑन वाई भी बनेगा और वाई ऑन एक्स भी बनेगा। अच्छा तो जब हम लोग 60 के बेसिस पे निकालेंगे तो कौन सा इक्वेशन बनेगा, जब 50 के हिसाब से निकालेंगे तब हमारा कौन सा इक्वेशन बनेगा? पहले वाले को x, दूसरे वाले को y मानना है, तो बोलो। पहले वाले का y ऑन x, दूसरा वाला x ऑन y। अच्छा मतलब ये 60 बेसिस पे बनेगा, ये 50 बेसिस पे बनेगा, ठीक है। देख लेते सही बात क्यों। हमें शेयर ए का फाइंड आउट करना है प्राइस जब बी का 60 है, मतलब बी यानी वाई। तो यहाँ पर हो गया एक्स जो है वो डिपेंड करता है वाई के वैल्यू 60 पे, तो एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, ठीक हुआ है। तब नेक्स्ट वाला वाई ऑन एक्स ही होगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन वही हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें हम लोग बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का दूसरा वाला फॉर्मूला जो मैंने सिखाया वो यूज करेंगे। क्यों? देखो क्योंकि हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो उस तरीके से दिया हुआ है, हम लोग को एक्स वाई का डेटा नहीं दिया है। यहाँ थोड़ा आसान कर दिया है, हमें एक्स बार वाई बार सब कैलकुलेट करके दे दिया है, तो हम लोग का पहले के क्वेश्चन से टाइम कम लगने वाला है, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या गिवन है, देखो हम लोग यहाँ से एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है, देख देख के लिख लेते हैं। एक्स बार है हम लोग का 44 और वाई बार है हम लोग का 58, ठीक है। ये हम लोग का 58 है। ये कंपनी ए और ये कंपनी बी, ऐसा हम लोगों ने एजम्पशन दिया है, ठीक है। कंपनी ए कंपनी बी 44 और 58, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई वो भी लिखते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है ये हम लोग का हो जाएगा 5.60 और 6.30, ठीक है। और हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है कि ए का प्राइस शेयर ऑफ ए कितना व्हेन शेयर ऑफ बी 60 और शेयर ऑफ बी कितना व्हेन शेयर ऑफ ए, ए जो है वो हमें बता दिया था 50, ठीक है। तो अगर हम लोग बनाते हैं, पहले मान लो इधर बना लिया y ऑन x और इधर बना लिया x ऑन y, ठीक है। तो इक्वेशन पहले लिखते, y डिपेंड्स ऑन x, तो y लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, तो इधर x रिलेटेड सारा डेटा आएगा और इधर हो जाएगा y ऑन x, तो b y x, ठीक है। अभी बस यही प्रैक्टिस करो कि हम लोग यही क्लास में ही प्रैक्टिस ऐसा कर लो कि ये दिमाग में चला जाए कि लिखने के टाइम पे कैसा हो, इसको अलग से कभी ना याद करना। फिर x डिपेंड्स ऑन y, तो x का वैल्यू निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो फिर ऑपोजिट इधर आ जाएगा, और यहाँ पर ये देखो x ऑन y है तो x y होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर y डिपेंड्स ऑन x, मतलब जब y x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हम लोगों ने x जो है वो ये माना है, तो हम लोग ये वाला ये जो वैल्यू है उसके लिए होगा, क्योंकि हम लोग को b का वैल्यू यानी y, बी यानी कि वाई, कंपनी बी माने वाई हो गया, वाई का वैल्यू निकालना है जब ए यानी कि एक्स हम लोग का 50 है, ठीक है।
एक्स बार वाई बार हमें दिया हुआ है, देखो वाई बार 58 ये दिया हुआ है, और ये हम लोग निकाल लेंगे। एक्स का वैल्यू है हम लोग का यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू 50, ठीक है। एक्स का वैल्यू हम लोग का 50 हो गया, माइनस एक्स बार जो है वो 44, ठीक है, माइनस एक्स बार जो है वो 44 हो जाए। अच्छा अब यहाँ पर ये फाइंड आउट करते हैं बी वाई एक्स। बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे, तो देखो एक लाइन में हो जाएगी, यहाँ निकल जाएगा, हाँ यहाँ हो जाएगा बी वाई एक्स। बी वाई एक्स का भी हम लोग कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे, क्योंकि हमें कॉग वगैरह पता है, लेकिन उसमें हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स वाई, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम लोग कैसे निकाले। तो इसीलिए देखो इसके बाद मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला दिखाया, उसी फॉर्मूले से डिराइव करके हो जाएगा आर एक्स वाई इंटू यहाँ पर एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई। अब ये इसको भी कैसे याद करोगे, अगर y ऑन x है तो ऊपर y नीचे x जाएगा, y ऑन x तो पहले y बाद में x, क्योंकि हम लोग नॉर्मली पहले ऊपर लिखते हैं फिर नीचे लिखते हैं, यही नॉर्मली लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बाकी तुम लोग कैसे भी लिखो, लेकिन नॉर्मली जब हम लोग 2/3 बोलते हैं तो हम लोग पहले 2 फिर 3 लिखते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना लिखते हैं कि पहले 3 लिख लिया फिर 2। रेयर केसेस में हो सकता है कि लिखते लिखते कभी ऐसा लिख दिया, लेकिन 2/3 का मतलब पहले 2 को ही लिखने का हमारा हैबिट होता है। तो वैसे ही याद रखो y ऑन x है तो ऊपर y नीचे x जाएगा। देख लो मैंने फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं, बी वाई एक्स में ये देखो एस डी ऑफ वाई एस डी ऑफ एक्स, ठीक है। और कभी अगर कंफ्यूजन हो जाता है, मैंने तो बता दिया कैसे डिराइव करके होगा, तो सही फॉर्मूला तुम लोग खुद भी निकाल सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ पर पुट करते हैं आर एक्स वाई, हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये देखो आर एक्स वाई क्वेश्चन में गिवन था 0.48, हम यहाँ पर लिख, ये गिवन था 0.48, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 0.48 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये है 6.3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 6.3 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 5.6। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 0.48 इंटू 6.3 3.024 डिवाइडेड बाई 5.6 0.5, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 0.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5, तो y माइनस 58 0.54 इंटू ये हो जाएगा 14, तो इंटू 14 कर लेते हैं, ये हो गया 7.56, तो y इक्वल टू 58 प्लस 7.56 प्लस 58, तो 65.56 ये आंसर आ रहा है, 65.56। मैथ्स के लिए मैम ये 30 वाला मैम वहाँ पर 50 माइनस 44 है, ये 6 होना चाहिए था। सारा कैलकुलेशन 0.54 इंटू 6 3.24 प्लस 58, हाँ अब ठीक है 61.24, हाँ 61 अप्रोक्सीमेटली कुछ आंसर होना चाहिए, देख लो सही हुआ 61 61.24 सही आया, ठीक है। तो अगर हमें सब दिया हुआ रहे ना तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, दो ना आए भले एक पूछ सकता है, क्योंकि इसमें जल्दी निकलेगा, सारा चीज तो हमें गिवन है, ठीक है। अब x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार हम लोग का है 44, ठीक है, बी एक्स वाई निकाल लेंगे, y माइनस वाई बार। अच्छा तो y हम लोग का कितना हो जाएगा, y हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 60, y का वैल्यू जब 60 है तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, y बार कितना होगा, ये हो गया 58, और बी एक्स वाई निकालेंगे, तो यहाँ पर हो गया बी एक्स वाई। बी एक्स वाई क्या होगा, आर एक्स वाई, और मैंने कैसे बोला याद कैसे रखना है, देखो एस डी होगा वो तो याद रखना ही पड़ेगा, एक्स वाई है तो एक्स बाई वाई, ऐसे आर एक्स वाई 0.48, यहां से ही देख देख के लिख रहे हैं, और 5.6 ऊपर और नीचे 6.3, अब देखते हैं कितना 0.48 into 5.6 divided by 6.3, 0.42
फिर से कुछ गलत आया, देखते हैं 0.48 इंटू 5.6 डिवाइडेड बाई 6.3, 0.4266, हाँ ठीक है 0.4266 मतलब 67, 0.4267 मैंने 4 डिजिट लिया, 0.4267 x माइनस 44 0.4267 इंटू ये हो जाएगा 2, 0.44 प्लस 0.8533 प्लस 44, तो 44.8533 ऐसे आए, 44.8533 अप्रोक्सीमेटली ऐसे आ रहा है, देख लेते हैं 44.853 44.85 किया है, ठीक है, तो ये आंसर भी हम लोग का हो गया। अब ये पॉइंट एमसीक्यू में आ सकता है एक पोर्शन के लिए। अब ये जो है ये क्वेश्चन हमारा कॉप का वो फॉर्मूले से कभी नहीं हो सकता है, मतलब bxy का जो bxy बोलो या byx बोलो, उसमें ये जो कॉब और इंडिपेंडेंट वेरिएंस वाला जो फॉर्मूला होता है उससे ये नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए सफिशिएंट डेटा हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ा जो डेटा दैट इज समेशन एक्स वाई बाई एन करेंगे ना, तो समेशन एक्स वाई ही तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो फिर कैसे कर सकते हैं, वो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ये वाला देखते हैं 17.18, देखो ये भी क्या बोला है कि द फॉलोइंग डेटा रिलेट द एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट इन थाउजेंड ऑफ रुपीज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स इन लाख ऑफ रुपीज। बोल रहा है ये सेल्स जो है ये इन लाख में है, ठीक है, मतलब 18 लाख 20 लाख 22 लाख ऐसे करके, और ये एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो 1000 में है, ठीक है, वो 1000 में है। और हम लोग को क्या बोला है, फाइंड एन एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन, हम लोग को एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे कौन सा बनाना है, बोला है कि एन एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन मतलब एक ही बनाना है, या तो एक्स ऑन वाई या तो वाई ऑन एक्स, ठीक है, कौन सा बनाओगे। तो हम लोग पहले डेटा को एक्स मानते हैं, दूसरे डेटा को वाई मानते हैं, ठीक है। अब तुम लोग ही मुझे सोच के बताओ कि एडवर्टाइजमेंट डिपेंड ऑन सेल होता है कि सेल डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट होता है, उसी के हिसाब से इक्वेशन बनेगा। मतलब ये हमें बेसिक सेंस लगा के बोलना है, ठीक है, इसका कोई रूल्स नहीं है। सेल्स डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट। हाँ, सेल्स एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो है वो सेल के ऊपर डिपेंड करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कम ज्यादा करेगा। अगर उसका सेल अच्छा खासा चल रहा है तो वो एडवर्टाइजमेंट पे उतना दिमाग नहीं लगाएगा, पॉपुलर हो जाएगा तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम करने से भी होता है। तो सेल्स जो है वो ऑलवेज डिपेंड्स करता है जो है एडवर्टाइजमेंट पे। तो सेल्स को मैंने वाई माना है तो मुझे वाई डिपेंड ऑन एक्स ये बनाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी हमें क्वेश्चन पूछ सकता है छोटा मोटा कि अगर ऐसा है तो हमें कौन सा इक्वेशन बनाना चाहिए, तो हम लोग को y ऑन x बनाना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, 17.18 सेल्स हमेशा डिपेंड करता है, सेल डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि हम सेल को मान रहे हैं y और इसको मान रहे हैं x, तो मेरा इक्वेशन जो बनेगा वो होगा y ऑन x। तो y ऑन x इक्वेशन कैसे देखने में होगा, y माइनस वाई बार, y लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, x माइनस एक्स बार, और यहाँ पर हो जाएगा b वाई एक्स, क्योंकि y ऑन x है तो b वाई एक्स होगा। अच्छा, अब हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हम लोग को सिर्फ इक्वेशन बनाने बोला, इस बार ऐसा नहीं बोला है कि इतना अगर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर रहे हैं तो सेल कितना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इक्वेशन बना के देना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स बार वाई बार और बी वाई एक्स, बाकी एज इट इज रहेगा। तो वाई, पहले वाई बार निकालेंगे, ठीक है, तो वाई बार निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर वाई का डेटा लिखते हैं और वाई बार भी निकालते हैं। वाई का डेटा हम लोग का क्या क्या है और एक्स का भी लिखते हैं, 8 10 10 12 15, 8 10 10 12 और 15, और वाई है हम लोग का 18 20 22 25 28, 18 22 20 22 25, 25 और लास्ट वाला 28। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे समेशन एक्स समेशन वाई ये सब निकालेंगे। तो 10 10 10 10
मतलब 40 और ये हो गया 7 और 8 15 मतलब 55 होना चाहिए। देखते हैं, मेरा तो ओरली 55 आ रहा है, एक बार चेक कर ले कितना होना चाहिए। हाँ 55, ये देखो समेशन एक्स 55, ठीक है। अच्छा समेशन वाई ये कितना हो जाएगा, 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 28, ये हम लोग का हो गया 113। एक बार चेक कर लेते हैं, 113 होगा फिर। हाँ 113, और हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स वाई। पहले समेशन एक्स वाई निकालते हैं, तो 18 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 8 ये हो गया 144 प्लस ये 200 प्लस 220 प्लस 12 इंटू 25 564 है। अच्छा 12 इंटू 25 ये हो गया हम लोग का 14400, और 15 इंटू 28 जितना भी आया 15 इंटू 28 420, तो ये मेरा गलत आएगा। 12 इंटू 25 300 300, और 28 इंटू 15 प्लस ये हो गया 864, तो टोटल हो जाएगा 128। चेक कर लेते हैं कि हम लोग का समेशन एक्स वाई सही आया है कि नहीं। 1284, हाँ सही आया है। और हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ये देखो अभी हम लोग यहाँ पुट करें पहले, ये देखो वाई बार हम लोग का कितना हो जाएगा, वाई बार हो जाएगा 113 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 113 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पर x माइनस एक्स बार हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 5, ये हम लोग का 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे लिख लेंगे एक ही बार में। और बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे, बी वाई एक्स हो जाएगा समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन। बार बार इसीलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को भी फॉर्मूला याद हो, तुम लोग इग्नोर मत करो, मतलब लिख लो मेरे साथ, ठीक है। मुझे तो याद नहीं भी होगा चलेगा, तुम लोग को तो याद करना ही पड़ेगा ना। अब बी वाई एक्स है तो वाई डिपेंड्स ऑन एक्स है, तो नीचे होता है वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x है, तो समेशन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ x बाय n का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये सब का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, समेशन x बाय और y हो गया 5, समेशन x 55 बाय 5 इंटू 113 बाय 5 डिवाइडेड बाय समेशन x का स्क्वायर, तो समेशन x का स्क्वायर निकालेंगे डिवाइडेड बाय 5 माइनस समेशन x मतलब 55 बाय 5 का होल स्क्वायर। अच्छा समेशन x का स्क्वायर कितना होगा, तो 15 इंटू 15 2 टू 5 12 का स्क्वायर 144। अच्छा फिर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 200 और 64 264, तो 408 आ रहा है। समेशन एक्स का स्क्वायर एक बार चेक कर लेते हैं, समेशन एक्स का स्क्वायर नहीं 633 है। अच्छा गलत, 64 144 100 100 प्लस 60 633 633 633 633 1 633 by 5 126.6 माइनस 11 का स्क्वायर 55 by 5 मतलब 11 11 का स्क्वायर 121 माइनस 121, तो ये हो जाएगा 5.6। ये नीचे का डेटा हम लोग का आ जाता है 5.6। 1284 डिवाइडेड बाय 5 256.8 माइनस 55 into 113 divided by 25 248.6 minus 256.8 8.2 divided by 5.6 1.4, ये माइनस नहीं आ रहा है, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा है ऑपोजिटली तो दिख रहा होगा 1.4643, ठीक है 1.4643 8 था तो मैंने ऐसे लिखा 1.464। अब देखते हैं कितना आंसर आएगा। y
माइनस 113/5 कितना आता है? 113/5 22.6 1.4643x माइनस ये 11 हो गया 1.4643 इंटू 11 16.1073 y इक्वल लिखना पड़ेगा क्योंकि y डिपेंड्स ऑन x निकाला है हम लोगों ने, तो y लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ठीक है, सिर्फ इक्वेशन दिखाना है। 1.4643x वैल्यू एस्टिमेट नहीं करना है और ये प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगा, तो इसमें -22.6 क्योंकि माइनस होगा बिकॉज ये माइनस है, तो लेकिन आंसर ये इधर प्लस में आएगा तो हम लोग का चलो लिख ही देते ऐसे हुआ, तो आंसर हम लोग का प्लस में आएगा 1.4643x प्लस 6.4927 ये हम लोग का इक्वेशन बनेगा। सिर्फ इक्वेशन पूछा था, जैसे जहां पर जो पूछेगा उसी हिसाब से हम लोग का आंसर देना है। तो देख लेते हैं 1.4643x 1.4643x प्लस 6.4927 प्लस 6.4927। ठीक है, देखो पेशेंस का है ये वाला जो मतलब फॉर्मूला इतना ज्यादा बड़ा है इसीलिए लगता है क्योंकि ये पेशेंस का बात है, अगर पेशेंस नहीं रख पाएंगे तो हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग प्रॉपर्टीज को बाद में करेंगे, पहले जितना सीखा है उससे कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप का कर सकते हैं क्योंकि तब से हम जो है जो भी बड़ा बड़ा लेंदी क्वेश्चन है वो कर लिया। अब देखते हैं अगर हमारा ग्रिप आ गया है फॉर्मूले में तो हम लोग सेट बी का जो क्वेश्चन है, सेट ए में तो थियोरिटिकल है पूरा कंप्लीट होगा तो वो वाला करेंगे। सेट बी में हम लोग का क्वेश्चन 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया, ये सब हम लोग का पहले हो गया, 4 5 6 ये सब हो गया है, 7 8 ये सब हो गया, 9 भी हो गया, 10 11 12 13 14 15 ये सब हो गया। हम लोग को 16th नंबर करना है, देखो रिग्रेशन लाइन का। ठीक है, सेट बी क्वेश्चन नंबर 16 देखो कैसा क्वेश्चन दिया है, बोला है कि फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशंस ऑब्टेन फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन लाइन ऑफ y एंड x। ठीक है, y एंड x इक्वेशंस के लिए ये रिग्रेशन लाइन बना है। द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज गिवन बाय, बोल रहा है कि y ऑन x का रिग्रेशन लाइन कौन सा बनेगा ये हम लोग को फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग को y ऑन x निकालना है तो हम लोग कैसा रिग्रेशन लाइन बनाना चाहते हैं, देखो हम लोग को अगर y ऑन x पूछा है तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, y डिपेंड्स ऑन x, मतलब हम लोग बोल सकते हैं पी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करना, और इसका जो जनरल फॉर्म है वो ऐसा होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा हमें क्या करना है। देखो यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है ना उसमें से हम लोग ना तो y बार ये सब कुछ भी नहीं निकाल सकते, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग जनरल फॉर्म में जरूर कर सकते हैं ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर हमें दो नॉर्मल इक्वेशन दिया है तो हम लोग भी नॉर्मल फॉर्म में इसको लिखेंगे y ऑन x को, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये मैंने लिखवाया, देखो आज मैंने लिखवाया इसको, अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो वो देखने में कैसा होता है नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, y इक्वल टू तुम लोग को a प्लस बी एक्स निकालना है, तो देखो y और x तो एज इट इज रह जाएगा, कोई भी इक्वेशन उठा लो, हमें a और b को फाइंड आउट करना है। a b को कैसे फाइंड आउट करोगे, ये दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व कर दोगे तो a और b पता चल जाएगा जो इक्वेशंस हमें गिवन है। ठीक है, तो ये देखो 5a प्लस 10b प्लस 10b इक्वल 40, ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है 10a प्लस 25b इक्वल 95, ये हमें सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम लोग को फाइंड आउट कर लेना चाहिए ए और बी, तो कैसे निकालेंगे हम, क्वेश्चन इक्वेशन 1 इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 1। ठीक है, ये करेंगे तो इक्वेशन 1 मतलब 1 इंटू 2, 2 मतलब वैल्यू 2 है। ठीक है, तो फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन है दोनों साइड मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 10a प्लस 20b इक्वल 80 हो गया।
और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10A ही रहेगा, 25B और इधर हो गया 9। B3 आया क्या? हाँ बोलिए। 1970 B3 आया हाँ क्या? हाँ 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 B3 आया। -5B इक्वल माइनस कितना हो जाएगा 50। B -15/-5 कितना हो गया 3। अब ऐसे ही सेम तरीके से ए को भी निकाल लेंगे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। तो ए निकाल लेते हैं, यहाँ ए निकाल लेते हैं। तो b इक्वल 3, पुट b इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। 2 आया। हाँ 2 है। 5a + 10b 40, 5a + 10 into 3। टू हो गया। अब इसको हम लोग पुट कर लेते हैं। y इक्वल a का वैल्यू 2 है तो 2 और b का वैल्यू 3 है और x, तो y इक्वल टू हो गया a + bx में 2 + 3y। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूले से मैच हो रहा है, सॉरी कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। y इक्वल टू 2 + 3x मतलब ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना रिग्रेशन, इसमें बहुत छोटा छोटा एमसीक्यू उतना नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो बड़ा हो ही जाता है क्योंकि मतलब फॉर्मूला जो है थोड़ा लेंदी टाइप है ना, तो अगर एमसीक्यू भी देखोगे तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, इतने आसानी से नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग को यहाँ पर बाकी जो रिग्रेशन का क्वेश्चन दिया है ना, इसके लिए पहले प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। देखो पहले प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, ये एक ही क्वेश्चन अभी तक के हमारे जो फॉर्मूला सीखा हुआ है उसमें से हो पाया। अब लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन्स एंड कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज रिग्रेशन लाइन एंड कोफिशिएंट का क्या है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर देखोगे किसी भी टॉपिक का तुम लोग देख लो, सबसे पहले हमें ये सिखाया जाता है कि चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन, ये एक प्रॉपर्टी का पार्ट होता है। कोई भी टॉपिक तुम लोग देख लो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देख लो, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन देख लो। ठीक है, हर जगह पे पहले हमें वही देखना पड़ता है, तो इसमें भी हम लोग वही देखेंगे। हम दिखा देते हैं, देखो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज का क्या दिया हुआ। एक सेकेंड, ये देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या दिया है, द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बट चेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ स्केल। बोल रहा है स्केल की वजह से चेंज होता है लेकिन ओरिजिन के वजह से चेंज नहीं होता है, ये हमें बता दिया। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का क्या इम्पैक्ट है। चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन, ओरिजिन ऐसे लिखते हैं, ओरिजिन एंड स्केल क्या इम्पैक्ट है। तो ओरिजिन चेंज का मतलब होता है प्लस माइनस करना। ठीक है, और स्केल चेंज का मतलब होता है इनटू और डिवाइड करना। तो यहाँ पर लिखते हैं ओरिजिन का क्या होगा, नो इम्पैक्ट। ओरिजिन पे किसी तरीके का इम्पैक्ट नहीं आता है, मतलब प्लस या माइनस करने से ना तो वैल्यू का चेंजेस होता है ना तो साइन का चेंजेस होता है, लेकिन स्केल में चेंजेस का इम्पैक्ट आएगा। स्केल का मतलब है इनटू और डिवाइड करना। तो स्केल में वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट होता है, वैल्यू जो है वैल्यू पे इम्पैक्ट होता है, हाँ होता है। ठीक है, सेकेंड साइन पे इम्पैक्ट होता है, हाँ साइन पे भी इम्पैक्ट होगा। इसके पहले तुम लोगों ने जब कोरिलेशन कोफिशिएंट देखा था
वहां पर देखा था वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। हम लोगों ने ऐसा काफी सारा क्वेश्चन किया था ना कि हम लोग का आर एक्स वाई का आंसर जो है बी यू वी का भी आंसर हम लोग का उसी तरीके से आ रहा है, आर यू वी और आर वी यू, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था सिर्फ साइन चेंज होता है लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन इसमें हम लोग का वैल्यू एज वेल एज साइन दोनों ही चेंज होगा, ठीक है। अब इस चीज को हम समझा देते हैं, देखो कैसे करके होगा। जैसे हम लोग को पता है कि इसमें x जो है x चेंज हो जाता है u में और y चेंज हो जाएगा v में, जैसे हम लोगों ने कोरिलेशन में किया था। अब वहां पर हम लोगों ने चेंज r x y के ऊपर देखा था, ठीक है। यहाँ अगर है तो हम तुम लोग को दिखा देते हैं, अगर इस पीडीएफ में दिख जाए तो हम तुम लोग को बता देते हैं, देखो हम दिखा देते हैं क्या लिखा था हमने। अगर मिलेगा तो दिखाएंगे, अगर प्रीवियस वाले में होगा तो नहीं दिखा सकते। ये देखो ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, प्रीवियस वाले में होगा तो यहाँ पर हमें नॉर्मली आर एक्स वाई से आर यू वी ये निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, बी यू वी और बी भी यू, ठीक है। तो अगर बी यू वी निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो ऐसे होगा बी एक्स वाई इंटू, यहाँ पर हो जाएगा बी यू वी चेंज होगा बी एक्स वाई में, लेकिन चेंज जब होगा तो उसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, चेंज ऑफ स्केल of x divided by change of scale of y। ये फॉर्मूले का यूज करके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम लोग बी वी यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, बी वी यू का मतलब देखो v कौन है, y का चेंजेस, तो ये y हो जाएगा तो ये दूसरा वाला x हो जाएगा और यहाँ पर इंटू होके हो जाएगा चेंज ऑफ स्केल ऑफ, ये वाई एक्स पहले लिखा हुआ है तो ऊपर वाई और नीचे एक्स आ जाएगा। वही जैसे हम लोगों ने वो वाले फॉर्मूले को याद किया, सेम उस तरीके से अभी हम लोगों ने जैसे ये अभी एक बी एक्स वाई का फॉर्मूला देखा था ना, आर एक्स वाई इंटू मैंने बोला यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। इसको मैंने कैसे याद रखने के लिए बोला कि देखो अगर बी एक्स वाई लिख रहे हो तो ऊपर एक्स और नीचे वाई लिख दो, ठीक है। उसी तरीके से ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। तो अगर बी यू वी है, बी यू वी जो है वो कैसे बन रहा है, बी एक्स वाई की चेंजेस की वजह से, ठीक है। तो बी एक्स वाई क्योंकि यू का लिए एक्स है, बी के लिए वाई है, तो चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। अच्छा चलो एक ये वाला जो है इस पे क्वेश्चन देखेंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा किस तरीके से हमें इसको करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर 17.19 ये वाला क्वेश्चन हम समझें। देखो इसमें क्या बोला है, if the relationship between two variables x and u is u plus 3x equal 10, हम लोग को पहले एक रिलेशन दिया हुआ है u plus 3x equal 10, ये दिया हुआ है u और x का रिलेशन, एंड अदर वेरिएबल्स y एंड v, y और v के बीच का रिलेशन है 2y plus 5v equal to 25। ये देखो 2y प्लस 5v इक्वल 25, ये दोनों डेटा ना हम लोग को क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। मैंने वहां से देख देख के लिखा और पूछा क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज नोन एज 0.80। अच्छा, और एक इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है कि देखो यहाँ पर लिखते हैं y ऑन x मतलब yx, ठीक है। ये हमें याद, इसीलिए देखो मैंने इतना सारा टाइम देके क्वेश्चंस करवाया, नहीं भी करवाते तो भी तुम लोग के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन जैसे ही बोला कि y ऑन x तो फिर कौन सा b लिखना है, b y x, तो ये फॉर्मूला को प्रैक्टिस करने से ही याद होगा। इसका वैल्यू 0.80 ये हमें गिवन है, ये सारी चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। पूछा क्या है, what would be the regression coefficient of b v on u, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट b का v u हमें फाइंड आउट करने बोला है, ये वाला हमें फाइंड आउट करने बोला है कितना होगा, ये सारे डेटा हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो b v u क्या निकलेगा, b v u हो जाएगा b by x इंटू चेंज ऑफ स्केल ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ स्केल ऑफ x, ये करना पड़ेगा मुझे। कोई भी निकालने बोले u भी या भी u, हम लोग को चेंज ऑफ स्केल x और चेंज ऑफ स्केल y दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग कैसे लिखेंगे इस इक्वेशंस को, u इक्वल टू 10 माइनस 3x, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा v इक्वल टू 25/5 माइनस 2/5
y, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग को क्या निकालना है, चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स, ऑब्वियसली यहाँ पर एक्स है, तो चेंज ऑफ स्केल क्या होगा, चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है जो चीज मल्टीप्लाई हुआ है एक्स में, स्केल का मतलब वही होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है कितना, -3, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, तो मुझे एक्चुअली यहाँ पर b निकालना है, तो b मेरा -3 है। यहाँ पर भी लिखेंगे चेंज ऑफ स्केल ऑफ y, y ये जो v का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, y में 2/5 मल्टीप्लाई हुआ है -2/5 और 25/5 ऐड, मतलब 5 ऐड हुआ है तब जाके हुआ, तो ये -2/5 हो गया, ठीक है। जैसे अगर तुम लोग देखोगे एकदम स्टार्टिंग में, जैसे मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी करवाया है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में मैंने तुम लोग को जब क्या बोलते हैं एसडी का जो है डिस्पर्सन, उसमें सबसे आसान वाला क्या था हम लोगों का, रेंज, ठीक है। रेंज में मैंने तुम लोग को लिख के दिखाया था ना कि ये चेंज कैसे होता है, एक्चुअली ये एक्स यू में कैसे चेंज हुआ है, ऐसे करके 10-3x करके, एक्स का जितना भी वैल्यू है उसमें 10-3x करके चेंज किया गया है, ठीक है। तो स्केल चेंज क्या है, -3, ओरिजिन चेंज तो +10 है, ठीक है। और यहाँ पर स्केल चेंज क्या है, -2/5, ये हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, बी यू सी, ठीक है। तो बी यू भी फाइंड आउट करते हैं, तो बी वी यू फाइंड आउट करना है, तो वी यू अब लिखोगे कैसे, बिना देखे हम बताते, देखो फॉर्मूला भी मत देखो, तुम लोग भी कर पाओगे। हमें पता है कि एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन यू में होता है, वाई के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो भी के जगह क्या लिखना है, जो ओरिजिनल है वाई, और यू के जगह क्या लिखना है, एक्स। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा बी वाई एक्स इंटू, यहाँ पर हो जाएगा, ये वाई है तो ऊपर वाई आएगा, चेंज ऑफ स्केल ऑफ y डिवाइडेड बाय होगा चेंज ऑफ स्केल ऑफ x, ठीक है। तो बी बाई एक्स कितना है, 0.8 इंटू चेंज ऑफ स्केल ऑफ x और चेंज ऑफ स्केल ऑफ y, तो चेंज ऑफ स्केल ऑफ y है -2/5 और चेंज ऑफ स्केल ऑफ x है -3। अब इसका कैलकुलेशन करने से ही पता चल जाएगा कितना, तो -2/5, ये देखो 0.8 इंटू -2/5 इंटू 1/-3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 0.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50, 0.1066, 0.1067 ऐसे लिखते थे। चेक करके देखते हैं कि हम लोग का आंसर बीवीयू का सही आया है या नहीं आया। बीवीयू 8/75 रख दिया इन्होंने, कैलकुलेट नहीं किया। चलो हम चेक कर लेते हैं 8/75 इतना आता है, हाँ सही आया है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये फ्रैक्शन में देगा कि कैसे देगा, वो तो डिपेंड करता है कि हम लोग का क्वेश्चन कैसे, आंसर जैसे देगा उसके ऊपर तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, आंसर के ऊपर डिपेंड करके कर सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हम लोग और एक प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताया उसके ऊपर डिपेंड करके मैंने बता दिया कि इसका यूज हमें कैसे करना है, तो एक क्वेश्चन मिल गया तो वो कर दिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में भी जाते हैं, यहां से भी दिखाते हैं, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग का क्या है, ये वाला हो गया कि देखो रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन और चेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ स्केल। अब यहाँ पर द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट वेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन, बताते हैं। ये पढ़ के तो वैसे समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग सेकेंड वाला प्रॉपर्टी कर रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी उसका एग्जाम्पल हो गया, अब हम सेकेंड वाला प्रॉपर्टी बता रहे हैं। द टू लाइन्स of regression intersect at the point x bar comma y bar where x and y are the variables under consideration.
बताते हैं इसका मतलब क्या है। पहले हम समझा देते हैं, फिर वो जो लिखा हुआ है वो समझ जाए। अंडर कंसिडरेशन, देखो अगर हम लोग रिग्रेशन लाइन बना रहे हैं, एक एक्स ऑन वाई, एक वाई ऑन एक्स, जैसे कि वाई ऑन एक्स हम लोग का कुछ इस तरीके से होता है, और एक्स ऑन वाई जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये मैंने लिख, और ये हो जाएगा वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स, ठीक है। तो एक हम लोग का वर्टिकली जो है होता है, एक हॉरिजॉन्टली ज्यादा जाता है, ठीक है। तो एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स हो गया। अब ये दो लाइन जहां पर कट कर रहा है अपने आप को, ये दो लाइन जहां पर कट करेगा, वही जो पॉइंट है वो होता है उसका एवरेज वैल्यू, एक्स बार और वाई बार, यही वैल्यू एक्स बार वाई बार होता है। तो देखो वही लिखा हुआ है, the two lines of regression x on y और y on x intersect at the point, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो क्या है, उसका एवरेज है, मतलब x और y का एवरेज है। जिस वैल्यू से ये लाइन बने हुए उस लाइन वैल्यूज का एवरेज है, वेयर x एंड y आर द वेरिएबल्स, मतलब वही x का जो वैल्यू है, वेरिएबल्स मतलब क्या, जो वैल्यू वेरी करता है। तो x का अलग 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 वैल्यू है, y का अलग अलग वैल्यू है। तो उसको यूज करके हम लोगों ने दो इक्वेशंस बनाए। दो इक्वेशंस जब अपने आप को इंटरसेक्ट करता है तो एवरेज पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, एवरेज पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट। और ये लाइन हम लोग का कैसे बना हुआ होगा, एस्टिमेटेड वे में, क्योंकि हम लोग का चारों तरफ क्या होगा, काफी सारा स्कैटर्ड पॉइंट होगा, उसमें से हम लोगों ने बीच में से ऐसा लाइन बनाया है जिसमें हम लोग का जो है डिस्टेंस जो है कम हो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों केसेस में, मतलब एक केसेस में वर्टिकली कम होगा, एक केसेस में हॉरिजॉन्टली, जैसे कि वाई ऑन एक्स में वर्टिकली कम होना चाहिए, एक्स ऑन वाई में हॉरिजॉन्टली कम कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेसिड्यू जितना हमारा कम आए उतना अच्छा। अच्छा, अब देखते हैं, इस पॉइंट को भी समझा देते हैं एक क्वेश्चन से। ये वाला, फॉर द वेरिएबल्स x एंड y द रिग्रेशन इक्वेशन आर 7x minus 3y minus 18 0 and 4x minus y minus 11 0, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ x y, ऐसे पूछ सकता है। हम लोग को दो रिग्रेशन इक्वेशन दे दिया है, अब हम लोग को बोला है अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y, मतलब x बार y बार निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये दोनों लाइन का जो पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वही x बार y बार होगा। तो ये दोनों लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे निकालोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से ही पता चल जाएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से पता चल जाएगा। तो पहला इक्वेशन है देखो, 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल 0, और दूसरा वाला इक्वेशन है 4x माइनस 3y सॉरी y माइनस 11 इक्वल 0। ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ, ये दोनों रिग्रेशन इक्वेशन है, मतलब एक x ऑन y होगा, एक y ऑन x होगा। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे पहले वाले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पर 1 से, ठीक है, और दूसरे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको 1 और 2 अलग देते हैं, नहीं तो दोनों समझ में नहीं है। ठीक इसको से कर मैंने दीजिए मैम। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7x माइनस 3y माइनस 18 0, और ये हो जाएगा 12x माइनस 3y माइनस 33 इक्वल 0, और दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, और ये दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो गया, प्लस होने से कितना हो जाएगा 15, ठीक है, ये हो गया प्लस 15, और ये हम लोग का हो जाएगा माइनस 5x 0। तो ये आंसर आ जाएगा -5x -15, और x इक्वल टू -15 बाई -5 यानी कि 3। सेम तरीके से y निकालेंगे, ठीक है, तो पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन 2, तो देखते कितना आता है, 4 इंटू 3 माइनस वाई माइनस 11 0, तो 12 माइनस वाई माइनस 11 0, तो माइनस वाई इक्वल हो गया -1, तो वाई इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x बार हम लोग का 3 और y बार हम लोग का 1 आ गया। तो ये वाला प्रॉपर्टी से ये समझ में आया
कि अगर दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है, हमें उनका एवरेज पॉइंट निकालने बोला है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। इंटरसेक्शन मतलब जहां पर दोनों कट होगा, तो कट होने का मतलब है अगर सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगा, मतलब ये वैल्यूज दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, तो 3 और 1 हो जाएगा। देखो 3 और 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर और एक पॉइंट पूछा है, आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब तुम लोग को ये बताना है कि इस ये दो इक्वेशन में से कौन सा y ऑन x है, ठीक है, वो हम लोग को फाइंड आउट करके बताना पड़ेगा। तो वो हम लोग कैसे बताएंगे, तो उसके लिए एक जो है रूल्स होता है, उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर बताते हैं कैसे होगा। तो उसके लिए पहले हम रूल्स बताते हैं, अगर टाइम होगा तो बताएंगे, नहीं तो सिर्फ थोड़ा सा रूल्स बताते हैं। देखो क्या होता है, एक देखो हम लोग को पता है कि आर एक्स वाई जो है, आर एक्स वाई का एक फॉर्मूला होता है, वो कुछ ऐसा होता है, आर एक्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये भी एक फॉर्मूला होगा। देखो आर एक्स वाई का ये भी एक फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को लेके। अब इसको अगर हम थोड़ा सा डिराइव करें, ये r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू r इंटू ये जो फॉर्मूला सीखा था ना वही लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर। मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा हम लोग का प्लस माइनस r, ठीक है, ये हम लोग का प्लस माइनस r हो जाएगा। ये इस तरीके से होता है आर एक्स वाई का ये जो फॉर्मूला, इसको मैंने डिराइव करके दिखाया कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इसका वैल्यू भी मेरा आर एक्स वाई आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एक्स वाई नहीं लिखा है, लिखोगे तो बात बराबर हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला सीखा। अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, हम लोग को पता है कि आर एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos x कॉमा y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। और by(x) का क्या होता है, by(x) होगा cos x कॉमा y डिवाइडेड बाय y डिपेंड्स ऑन x, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x का मतलब हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। सेम तरीके से bxy अगर लिखेंगे तो ऊपर आ गया cos x कॉमा y, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या हो जाएगा, देखो वेरिएंस ऑफ होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट y है तो वेरिएंस ऑफ y होगा। वेरिएंस ऑफ y को हम एसडी ऑफ y का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को डिस्पर्सन चैप्टर से पता है कि वेरिएंस जो है एसडी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब इसमें देखो जो समझने वाला बात है वो ये है कि ये वाला आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, ये तीनों आंसर हम लोग का हमेशा क्या आएगा, बोल सकते हो ये तीनों आंसर हम लोग का हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, मुझे ये बताओ। ये जो तीनों आंसर है ये हम लोग का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नेगेटिव वैल्यू देगा, साइन साइन बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, अगर किसी को लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, देखो ये एसडी का, एसडी ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ का आंसर पहले तो कभी माइनस में आता ही नहीं है, ठीक है। फिर भी जब कोई डेटा के ऊपर स्क्वायर है, कोई भी फॉर्मूले के ऊपर स्क्वायर है, तो जैसे देखो अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम लोग का +2 है और उसका स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, -2 है उसका स्क्वायर करोगे तो भी तो 4 ही आएगा। और सेम चीज इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। ये क्यों मेरा पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर पहला बात नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। और वैसे भी अगर मेरा यहाँ पहला बात, क्योंकि एसडी मेरा नेगेटिव होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो रूट के अंदर से आंसर आता है ना। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का आंसर क्या है, रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। और ये आंसर मेरा हमेशा पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सॉल्व होगा ही नहीं। इसी वजह से ये तीनों का वैल्यू हम लोग का हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ये जो कर्व है, ये जो कर्व यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये जो कर्व यहाँ दिख रहा है एंड ये जो कर्व यहाँ दिख रहा है, ये तीनों कर्व का आंसर क्या होगा, सेम, ठीक है। ये तीनों कर्व का आंसर, क्योंकि कर्व हर जगह पे सेम ही आंसर देगा, मतलब वैल्यू बोलो वो भी जो आएगा, और जो जैसे एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई का वैल्यू अलग आएगा। मैंने यहाँ पर साइन बोला है, ऑलवेज जो है पॉजिटिव साइन, ठीक है, ऑलवेज जो है ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है। इसमें वैल्यू अलग आ सकता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, सेम होगा, वैल्यू भी सेम होगा, सेम वैल्यू,
ठीक है, सेम वैल्यू होगा कॉफ एक्स कॉमा वाई का, ठीक है। और कॉफ एक्स कॉमा वाई का आंसर हम लोग का क्या आ सकता है, कॉफ एक्स कॉमा वाई जो है वो हम लोग का पॉजिटिव भी आ सकता है एज वेल एज हम लोग का नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। ये देखो कॉफ एक्स कॉमा वाई, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये हम लोग का नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है, ये हम लोग का नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड करता है क्या होगा, क्यों, क्योंकि कॉफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन इंटू समेशन वाई बाय एन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ही देखो, ये मेरा आंसर अगर नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया, मान लो नेगेटिव है डेटा, तो फिर मेरा आंसर नेगेटिव आ सकता है कैलकुलेशंस के बाद, या फिर ये वैल्यू कम आया, ये वैल्यू ज्यादा आया, तो फिर कैलकुलेशंस के बाद नेगेटिव आ सकता है। तुम लोग देखोगे हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है कि आर एक्स वाई का आंसर हमारा नेगेटिव होता है, क्योंकि आर एक्स वाई का वैल्यू -1 से लेके 1 के अंदर जो है लाई करता है, इंक्लूडिंग -1 + 1, ठीक है। लेकिन ये सब हम लोग का नहीं आएगा, क्योंकि ये सब रूट के अंदर का आंसर है, ये तो रूट के अंदर का होता है, ये फॉर्मूला रूट ओरिएंटेड, ये फॉर्मूला रूट, तो ये पॉजिटिव आता है, तो ये हम लोग का कॉफ का आंसर सेम आएगा। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे ये पता चलता है कि देखो साइन ऑफ, इसमें ये कंक्लूजन निकल के आएगा, साइन ऑफ बी वाई एक्स वाई एंड आर एक्स वाई ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज हम लोग का हो जाएगा सेम, ठीक है, ऑलवेज सेम होगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, मैंने यहाँ तो लिखा है कि ये पॉजिटिव भी होगा, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर ये बात लिखने का मतलब है कि बी वाई एक्स अगर मेरा पॉजिटिव आएगा तो कॉफ भी मेरा पॉजिटिव, मतलब आर एक्स वाई भी पॉजिटिव आएगा। ये मैंने कॉफ के लिए लिखा है, आर एक्स वाई के लिए नहीं लिखा है, दोनों बात में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब आर एक्स वाई का आंसर प्लस होगा कि माइनस होगा, वो डिपेंड करता है कॉफ के वैल्यू पे। बी वाई एक्स का आंसर क्या होगा, वो भी डिपेंड करता है कॉफ के वैल्यू पे, और बी एक्स वाई का आंसर क्या होगा, वो भी डिपेंड करता है कॉफ के वैल्यू पे। जैसे ये अगर नेगेटिव आए, ये तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, मान लो ये नेगेटिव आया तो आंसर नेगेटिव, ये पॉजिटिव आया तो आंसर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया तो आंसर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो गया तो आंसर नेगेटिव होगा। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि आर एक्स वाई, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का साइन क्या होगा, वो डिपेंड करता है कॉफ के ऊपर, लेकिन तीनों का साइन जो है वो हम लोग का सेम होगा, ठीक है, लेकिन तीनों का साइन सेम होगा। कैसे, जैसे कि हम एक एग्जांपल से बताते हैं, ये लास्ट बताएंगे, दो छोटा छोटा एग्जांपल हम समझा देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिया बी वाई एक्स 1.06, बी एक्स वाई हो गया 0.73, ठीक है, हम लोग को आर एक्स वाई निकालने बोला है, तो आर एक्स वाई क्या होगा, √ऑफ 1.06 इंटू 0.73, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं कितना आता है, 1.06 इंटू 0.73, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 0.7738 का रूट। अब इस पे लगा देते हैं रूट, आंसर हो गया 0.879, ठीक है। तो ये आंसर मेरा देखो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। बी एक्स वाई अगर पॉजिटिव होगा तो आर एक्स वाई भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसीलिए बी एक्स वाई का जो साइन है आर एक्स वाई का भी वही आएगा। और एक बार और एक दूसरा एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो ये है मेरा -1.06 और बी एक्स वाई है मेरा 0.73 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर आर एक्स वाई कितना हो जाएगा, -1.06 इंटू -0.73, तो आंसर मेरा माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो वो भी 0.879 यही वाला आ जाएगा। देखो ये हम लोग का कितना आंसर आया, ये माइनस माइनस में प्लस होके 0.879 आ गया, ठीक है, 0.879 आया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी हमें, अच्छा मैंने एक चीज तो बताया नहीं, यहाँ मुझे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर मुझे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। अगर ये दोनों मेरा प्लस है तो ये भी आंसर मुझे यहाँ प्लस चूज करना पड़ेगा, अगर ये दोनों मेरा माइनस है तो मुझे यहाँ पर भी माइनस चूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें ये बताता है कि बी एक्स वाई और आर एक्स वाई सभी का साइन जो है वो ऑलवेज सेम होगा, ठीक है। क्यों सेम होगा, क्योंकि नीचे तो सभी का पॉजिटिव है, ये फिक्स्ड है, ऊपर जो है वो कॉफ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो कॉफ का वैल्यू तो सभी का सेम होगा। अगर आर एक्स वाई निकालोगे तो भी कॉफ का वैल्यू अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, मतलब ये सारे केसेस में आंसर मेरा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, आंसर मेरा नेगेटिव आ रहा है। और बाई चांस अगर कॉफ का वैल्यू मेरा पॉजिटिव आया हुआ है तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका साइन जो है वो डिपेंड करता है कॉफ के वैल्यू पे, और कॉफ का वैल्यू सभी के लिए सेम डेटा होगा, सेम डेटा विद सेम साइन, और नीचे सभी पॉजिटिव है। तो हम लोग का आर एक्स वाई निकालोगे तो दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो प्लस बाई प्लस या फिर माइनस बाई प्लस। तो अगर आर एक्स वाई का प्लस प्लस ऑप्शन है तो वी वाई एक्स के केस में भी हमारा प्लस प्लस ही रहेगा, और अगर हम लोग का ये माइनस है तो ये माइनस प्लस होगा, मतलब ये साइन का कंसेप्ट सेम हो जाएगा। इसीलिए बोला है कि आर एक्स वाई वी वाई एक्स बी एक्स वाई ऑलवेज हैव द सेम साइन। ठीक है, सबका जो है साइन सेम होगा। तो इसीलिए अगर मेरा ये दोनों पॉजिटिव है तो मेरा आर एक्स वाई का आंसर मुझे पॉजिटिव लिखना है, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो मुझे आर एक्स वाई का आंसर नेगेटिव लिखना है, भले ही कैलकुलेट करके मेरा आंसर क्यों ना पॉजिटिव आ रहा हो। इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस को हमें चूज करना है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ वी वाई एक्स एंड वी एक्स वाई, अगर हम लोग आर एक्स वाई को फाइंड आउट कर रहे हैं। ये हम लोग का एक और लास्ट प्रॉपर्टी था वो मैंने बताया। ठीक है, और आइडेंटिफाई कैसे करना है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहाँ पर हम तुम लोग को दिखा देते कि हम लोग का तीनों प्रॉपर्टी हम लोगों ने किया। ये देखो यहाँ पर यही चीज बोला था, इसी के बारे में डिटेल्स बताया था। ठीक है, तो जो मैंने बताया तो ये फॉर्मूला है, और प्लस माइनस हमें अपने हिसाब से डिसाइड करने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये दोनों प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये दोनों माइनस है मतलब तीनों का साइन सेम होगा, वैल्यू अलग अलग होगा, साइन सेम होगा, उसका रीजन मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाले क्वेश्चन को मैंने इनकम्प्लीट रखा है, ये वाला हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। मतलब 17.20 से हमें यहाँ पर 17.20 का हम लिख लेते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से मुझे करना, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना। बाय मैम।